हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग करेंगे विज़न मॉक टेस्ट जो है वो लगाएंगे। देखिए, आईएएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी आईएएस प्रीलिम्स आने वाला है 2023, तो क्या होता है, खुद से थोड़ा हेक्टिक हो जाता है मॉक टेस्ट लगाना। लेकिन अगर कोई आपको समझा दे तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर आप को पसंद आता है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिए। तो अगर आपको पसंद आएगा तो हम फिर आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। संविधान में निहित धर्म, ये टेस्ट नंबर 1 है। संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें किसी भी धर्म का पालन ना करने की स्वतंत्रता शामिल है। दूसरा, यह सभी धर्म परिवर्तनों पर रोक लगाता है। तीसरा, यह विदेशी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और तीन, डी केवल दो और तीन। तो आप इसमें से आंसर बताइए क्या हो सकता है। देखिए, अब इसका मैं डिटेल कर देती हूँ। देखिए, धर्म की स्वतंत्रता जो है वो हमें आर्टिकल 25-28 के अंतर्गत दी गई हुई एक मूल अधिकार है हमारा, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसका अर्थ हुआ कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या निर्णय भी ले सकता है कि वह किसी धर्म का पालन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर हम चाहे तो कोई धर्म मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। तो कथन एक जो है हमारा सही है कि किसी भी धर्म का पालन ना करने की इसमें स्वतंत्रता है। सेकंड है, यह धर्म की स्वतंत्रता न केवल किसी धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार बल्कि उसका प्रचार करने का भी अधिकार इसमें शामिल है। इसमें लोगों को अपने धर्म में शामिल होने के लिए सहमत करना और इच्छानुसार धर्म परिवर्तन करना भी शामिल है। संविधान बलपूर्वक किए गए धर्मांतरण और प्रलोभन द्वारा किए गए धर्मांतरण पर रोक लगाता है। देखिए, अभी इस पे मतलब चल रहा था न्यूज़ में भी धर्मांतरण पे, इसलिए इन्हें क्वेश्चन लिया होगा। तो देखिए क्या होता है ना कि अगर कोई अपनी इच्छा से दूसरे धर्म में जाना चाहता है तो ठीक है, लेकिन आप ज़बरदस्ती नहीं उसको धर्म परिवर्तन करा सकते हैं। तो जो कथन 2 है वो सही नहीं है कि ये सभी धर्म परिवर्तनों पर रोक लगाता है। इच्छानुसार धर्म परिवर्तन हम कर सकते हैं। थर्ड जो है कि धर्म की स्वतंत्रता न केवल भारतीय नागरिकों बल्कि भारतीय क्षेत्र में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो इसमें ये लिखा है कि ये विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है, नहीं है, उनके लिए भी उपलब्ध है। तो इसमें आंसर है केवल ए। ठीक है, केवल एक जो है ए आंसर है, केवल एक सही है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति निहित है। ए वित्त मंत्री में, बी संसद में, सी राष्ट्रपति में, डी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में। इसका आंसर दीजिए। देखिए, अब एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। देखिए, आर्टिकल 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। जो आर्टिकल 360 है उसमें क्या है, राष्ट्रपति जो होता है हमारा वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है अगर हमारे देश पे ऐसे कोई फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है तो। ठीक है, यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत और उसके किसी क्षेत्र को वित्तीय स्थिति या प्रत्यय खतरे में है। ठीक है, वो इस बात के लिए उसे सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि हो गई है कि क्या है, भारत में वित्तीय स्थिति खराब है। लेकिन देखिए क्या हुआ ना कि जो 38 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1975 आया था उसमें कहा गया कि 38 संविधान संशोधन अधिनियम 1975, उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है तथा इसे किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। इन्हें बोला कि अगर राष्ट्रपति ने ऐसे आपातकाल की घोषणा कर दी तो इसे न्यायालय में इस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते। लेकिन जो 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 आया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, उसमें ये प्रावधान को समाप्त कर यह कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। तो इसमें कहा गया कि अगर देखा मतलब इसको क्वेश्चन किया जा सकता है राष्ट्रपति अगर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है तो। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन थर्ड। देखिए, हाल ही में द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे भारतीय जो हमने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा था इसका आंसर था सी। सॉरी अगर मैंने नहीं बताया, राष्ट्रपति में। ठीक है, तो थर्ड वाला हम देख रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट है, इसे प्रतिवर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण FCI द्वारा तैयार किया जाता है। सेकंड, वन क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। थर्ड, विगत 2 वर्षों में वनांतरण में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में देखी गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल एक और तीन, डी पहला, दूसरा, तीसरा। तो आप इसका आंसर दीजिए। ठीक है, हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है ने क्या है, अभी हाल ही में ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की थी 2021। ये क्या होता है, जो हमारा वन आवरण है, वृक्ष आवरण है, मैंग्रोव क्षेत्र है, वन्यजीवों की बढ़ती संख्या, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, वनाग्नि, जंगलों में लगने वाली आग की निगरानी, बाघ आरक्षित क्षेत्रों में वनों का विस्तार, भारत के वनों में जमीन से ऊपर बायोमास के अनुमानों के बारे में हमें जानकारी देती है ये रिपोर्ट।
तो जो फर्स्ट है स्टेटमेंट, उसमें क्या है, ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज द्वारा द्विवार्षिक आधार पर वार्षिक, मतलब ये 2 साल में एक बार आती है, ठीक है, वार्षिक नहीं, प्रकाशित किया जाता है, ठीक है, 2 साल में एक बार आती है, जिसे भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार किया जाता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से तैयार करता है। यह देश के वन और वृक्ष संसाधनों के आकलन को अनिवार्य बनाता है। तो पहला कथन इसलिए गलत हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं है, ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। जैसे ये नहीं यहाँ पे हाईलाइट किया है, लेकिन हम क्या है, कई बार ये नहीं पढ़ते हो, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ हाईलाइट किया है, पेपर में हाईलाइट नहीं होगा, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िए क्या पूछा गया है, ठीक है, क्या बताना है। तो ये पहला इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये प्रतिवर्ष नहीं, 2 वर्ष में एक बार तैयार की जाती है FSI द्वारा, ठीक है, और प्रकाशित करता है हमारा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट जो है उसमें कहा है कि उसमें क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। तो ये भी गलत है क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार विगत 2 वर्षों में देश की कुल वन और वृक्ष आवरण में 2,261 वर्ग किलोमीटर की कथित वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन वृक्ष आवरण में 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि खुले जंगलों में हुई है, उसके बाद ये अत्यधिक घने जंगलों में दर्ज की गई है। तो 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है, 2,261 वर्ग किलोमीटर की ही वृद्धि हुई है। और ज़्यादा की किस में हुई है, जो सर्वाधिक खुले जंगल है उनमें हुई है, उसके बाद जो घने जंगल है उनमें दर्ज हुई है। तो सबसे ज़्यादा खुले जंगलों में वृद्धि हुई है। थर्ड जो है उसमें के अनुसार देखिए आंध्र प्रदेश ने क्या है 647 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसके बाद तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर और उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र। ये याद कर लीजिए, क्रम आ सकता है। तो इसका आंसर है तीसरा, 1, 2, 3 दोनों तीनों ही सही नहीं है। अब चौथा देखेंगे, देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समानता या समानताएं विद्यमान है, ठीक है, पहला संसद की सर्वोच्चता, सेकंड निर्वाचित राज्य प्रमुख, तीसरा बहुमत दल प्राप्त दल का शासन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा है, तो हम देखेंगे। देखिए भारत के संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी हैं। भारत की जो संसदीय सरकार है उसकी विशेषताएं औपचारिक और वास्तविक कार्यपालिका है, ठीक है, बहुमत प्राप्त दल का शासन है हमारे यहाँ, तो तीसरा सही है, ठीक है। और क्या है, हाँ, इसके बाद हम बता रहे हैं जो भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं औपचारिक और वास्तविक कार्यपालिका है हमारे यहाँ, बहुमत प्राप्त दल का शासन है, ठीक है, विधायिका के प्रति कार्यपालिका सामूहिक दायित्व होता है, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है, निचले दल लोकसभा और विधानसभा का विघटन होता है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और भारत की संसदीय प्रणाली में कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है। उदाहरण के लिए भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह एक संप्रभु निकाय नहीं है। जो हमारी संसद है वो एक क्या है, संप्रभु निकाय नहीं है। भारत में राज्य का मुखिया निर्वाचित गणराज्य होता है, ठीक है, जो हमारा राज्य का मुखिया है वो निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में वंशानुगत प्रमुख राजशाही होता है, ठीक है, उनके यहाँ क्वीन और किंग वगैरह होते हैं। हमारा क्या है, वो निर्वाचित होता है, चुना जाता है। तो सिर्फ तीसरा, ठीक है, तीसरा जो है दोनों में समान है कि बहुमत प्राप्त दल का शासन है, ठीक है। सेकंड वाला भी गलत है, निर्वाचित राज्य का प्रमुख, क्योंकि ब्रिटिश संसद में ऐसा नहीं होता है और संसद की सर्वोच्चता भी इसमें नहीं है। तो सिर्फ थर्ड वाला जो है दोनों में इक्वल है कि बहुमत प्राप्त दल का शासन। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, नीति आयोग ने निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। 1 अध्यक्ष, सेकंड उपाध्यक्ष, थर्ड विशिष्ट आमंत्रित, फोर्थ मुख्य कार्यकारी अधिकारी। उपयुक्त में से किसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो हम देखेंगे, देखिए नीति आयोग का संगठन निम्नतम है, ठीक है, जो हमारा फोर्थ था उसका आंसर सी था, शायद आपको मैं बोलना भूल जाती हूँ। तो फिफ्थ जो है क्या है, नीति आयोग का संगठन निम्नलिखित है। क्या है, अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। शासी परिषद में कौन कौन होता है, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानमंडल और वाले संघ राज क्षेत्रों के मुख्यमंत्री अर्थात दिल्ली और पुदुचेरी और अन्य संघ राज क्षेत्रों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं शासी परिषद में।
क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, जिसमें क्या होता है, इस परिषद का गठन एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है। इसका एक निश्चित कार्यकाल होता है। इसका संयोजकत्व प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या इसके द्वारा नामित व्यक्ति करते हैं। इसके बाद नीति आयोग में क्या होता है, विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, जो क्या है, संबंधित क्षेत्रों का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ, सुविज्ञ और अभ्यासी व्यक्तियों को विशिष्ट आमंत्रितों के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा, इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त निम्नलिखित भी शामिल होते हैं। कौन होता है जो पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा होता है, उसमें उपाध्यक्ष होता है। देखिए, उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। तो जो उपाध्यक्ष है उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। सदस्य जो होते हैं ये पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ये राजमंत्री पद के समकक्ष होते हैं। और अंशकालिक सदस्य होते हैं जो अधिकतम 2 अंशकालिक सदस्य पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। इसमें जिनका चयन प्रमुख विश्वविद्यालयों, शोध संगठनों, अन्य प्रासंगिक संस्थाओं से किया जाता है। इसकी सदस्यता चक्रानुगमन पर आधारित होती है। इसके बाद पदेन सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष होते हैं। सचिवालय जैसा आवश्यक समझा जाए। तो इसका आंसर है ए, यानी कि जो अध्यक्ष तो खुद प्रधानमंत्री होता है, तो उपाध्यक्ष, विशिष्ट आमंत्रित और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब देखिए सिक्स्थ है ना, सिक्स्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, सरकार के भारतीय स्वरूप को एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान इस प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं? एकल और लचीला संविधान पहला, दूसरा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, तीसरा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका आंसर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जैसे हमारे जो संविधान है, ठीक है, के भारतीय स्वरूप को एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है। तो हमारा जो सरकार है उसको क्या है, एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है, मतलब एकात्मक प्रवृत्ति है। तो कौन से कथन है जो इसको समर्थन करते हैं कि हमारे एकल और लचीला संविधान है पहला। तो देखिए क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत जहाँ केंद्र और राज्य के अपने अपने अलग 2 संविधान हैं। अमेरिका में क्या है, केंद्र और राज्य के अलग अलग संविधान होते हैं। भारत में राज्य और केंद्र दोनों के लिए एक ही संविधान अपनाया गया है, मतलब राज्य और केंद्र दोनों के लिए हमारा एक ही संविधान है। एक वास्तविक संघ के विपरीत इसमें एक कठोर संविधान को अपनाया जाता है। भारत का संविधान लचीला है, ठीक है, हमारा संविधान लचीला भी है। साथ ही भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि इसमें राज्यों की सीमाओं को केंद्र द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इसलिए क्या है, एकल और लचीला संविधान जो है वो एकात्मक प्रवृत्ति का समर्थन करता है, ठीक है। एक होता है विकेंद्रीकरण, मतलब शक्तियाँ ज़्यादा बटी हुई होती है। एकात्मक मतलब एक ही जगह केंद्र में ज़्यादा शक्ति है, ठीक है। तो कौन से कथन इसका समर्थन करते हैं ये पूछा गया है। सेकंड में क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए चयनित उम्मीदवारों को केंद्र द्वारा भर्ती और प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। जो ऑल इंडियन सर्विसेज होती है उसको केंद्र भर्ती करता है और प्रशिक्षित करता है, लेकिन इसकी नियुक्ति राज्यों में होती है, ठीक है। इनकी नियुक्ति जो है राज्यों में होती है। साथ ही राज्यों को इन्हें बर्खास्त करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। वो जाते राज्यों में, लेकिन राज्य ने बर्खास्त नहीं कर सकता। तो सेकंड जो है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, ये भी एकात्मक प्रवृत्ति को समर्थन करता है। थर्ड जो है, राज्य में अनेक विवेकाधीन शक्तियों से युक्त राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। ये प्रमुख एकात्मक प्रवृत्तियों में से एक है, ठीक है। तो जो केंद्र होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है। तो ये भी एकात्मक प्रवृत्ति को दिखाता है। तो इसका आंसर डी हुआ। 1, 2, 3 दोनों इसका समर्थन करते हैं। अब देखेंगे सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन है जो है हमारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एनपीआर में केवल नागरिक शामिल हैं। भारत के प्रत्येक समान निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। थर्ड, एनपीआर के लिए सर्वप्रथम 2010 में जनगणना 2011 के मकान सूचीकरण चरण के साथ आंकड़े एकत्र किए गए थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। देखिए इसमें क्या है ना, करंट अफेयर भी आपके होते जा रहे हैं। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ने में कहीं चूक करी है तो आपके मॉक टेस्ट में आपके करंट अफेयर भी रिवाइज हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि देखिए जो हमारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए जनगणना के प्रथम चरण और विवरण के संग्रह
को कम से कम सितंबर 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इसको क्या है, स्थगित किया गया है। एनपीआर देश के समान निवासियों की एक सूची है, जो यूजुअल रेसिडेंट्स है उनकी एक सूची है। तो ठीक है। तो इसमें पहले कथन में था कि एनपीआर में केवल नागरिक शामिल है, नहीं, समान निवासियों की एक सूची है ये। ठीक है। गृह मंत्रालय के अनुसार देश का समान निवासी वह है जो कम से कम पिछले 6 माह से भारतीय क्षेत्र में रह रहा है या अपने 6 माह के लिए भारत में रहने का इरादा रखता है। तो समान निवासियों की एक सूची है। समान निवासी में कौन होते हैं? जो कम से कम पिछले 6 माह से भारतीय क्षेत्र में रह रहा है, अगले 6 माह के लिए भारत में रहने का उसका इरादा है। एनपीआर एक नागरिकता गणना अभियान नहीं है, क्योंकि ये किसी भारतीय क्षेत्र में 6 माह से अधिक समय में रहने वाले एक विदेशी नागरिक को भी शामिल करता है। ठीक है। अब इसमें नागरिक गणना नहीं है ये, ठीक है, हमारे नागरिकों की गणना नहीं है, क्योंकि ये भारतीय क्षेत्र में 6 माह से अधिक समय से रहने वाले एक विदेशी नागरिक को भी इसमें शामिल करता है। ठीक है। ये एनपीआर को एनसीआर से भिन्न बनाता है। इसमें केवल भारतीय नागरिक ही शामिल होते हैं तथा गैर नागरिकों की पहचान कर उन्हें अवर्जित किया जाता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। ठीक है। जो एनपीआर है वो एनआरसी से हमारा अलग है, तो कथन एक सही नहीं है कि एनपीआर जो है केवल नागरिक शामिल है, इसमें समान निवासी आते हैं। सेकंड जो है, देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता, नागरिकों का पंजीकरण तथा राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया जा रहा है। भारत के प्रत्येक समान निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो सेकंड कथन सही है कि समान निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ठीक है। अब यहाँ पे आप जब थोड़ा सा दिमाग लगा के देख सकते हैं कि पहले में केवल नागरिक था, सेकंड में था प्रत्येक समान निवासी, तो आप थोड़ा बहुत अगर आपको याद आ जाता है कि अलग अलग चीज़ है तो आप ध्यान दे सकते हैं। थर्ड है कि उसके बारे में देखेंगे, भारत के प्रत्येक समान निवासी के लिए एनपीआर, सॉरी ये तो हो गया। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा अगस्त में जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि असम राज्य में हाल ही में पूर्ण हुई एनआरसी गणना को देखते हुए इस राज्य को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है। एनपीआर को वर्ष 2021 की जनगणना हेतु नियुक्त भारत के महापंजीयन कार्यालय द्वारा मकान सूचीकरण चरण जनगणना का प्रथम चरण के साथ आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन राष्ट्रीय, उप जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। ये इसमें एक्स्ट्रा वो इन्फो भी दे देते हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। एनपीआर के लिए सर्वप्रथम 2010 में, जनगणना 2011 के मकान सूचीकरण चरण के आंकड़े एकत्र किए गए थे, इसलिए कथन 3 सही है। ठीक है। इसमें क्या है, 2011 के मकान सूचीकरण चरण के आंकड़े एकत्र किए गए थे, तो 3 सही है। इन आंकड़ों को वर्ष 2015 में डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से अपडेट किया गया था, तो इसमें आंसर हमारा है बी। ठीक है। 2 और 3 सही है, पहला सही नहीं है क्योंकि इसमें समान निवासी आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। सेकंड, केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकता है कि कोई मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है या नहीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो आप बताइए कि कौन सा सही है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, 1973 में उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद में निर्णय दिया था कि संविधान का एक मूल ढांचा कोई भी, यहाँ तक कि संसद संशोधन के माध्यम से भी मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। ठीक है। तो पहला तो सही नहीं है, क्योंकि देखिए क्या है, इनने बोला है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है, ऐसा नहीं है। जो केशवानंद भारती केस हुआ था उसमें कहा गया था कि संविधान का मूल ढांचा है जिससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने 2 अन्य कार्य भी किए। पहला, संविधान संपत्ति का अधिकार विवादित मुद्दा के विवादास्पद मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा कि ये मूल ढांचे का भाग नहीं है। ठीक है। ये इसको कह दिया संपत्ति का अधिकार मूल ढांचे का भाग नहीं है और इसलिए उस पर समुचित प्रबंधन किया जा सकता है। दूसरा, न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मूल ढांचे का भाग है या नहीं। यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इन्हें बोला है केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकता है कोई मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है या नहीं। ठीक है। न्यायालय ये बताती है कि मूल ढांचे का भाग है या नहीं। तो ना एक सही है ना 2 सही है, तो डी आंसर होगा, ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन 9 देखते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, पहला, भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। सेकंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों इसके सदस्य नहीं हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, सी केवल एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो आंसर दीजिए। ठीक है। हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। हाल ही में क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग में स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। जो RBI के पूर्व गवर्नर है उर्जित पटेल, उन्हें क्या है, AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। एशिया अवसंरचना निवेश बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में आर्थिक और सामाजिक परिणामों में सुधार करना है। ठीक है, ये बहुपक्षीय विकास बैंक है। AIIB के अध्यक्ष और निदेशक मंडल में 167 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। इन परियोजना का अनुमोदन बैंक के रणनीतिक लक्ष्यों और विषयगत प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित था। AIIB के 105 सदस्य शामिल हैं और अतिरिक्त सदस्यों को स्वीकार करने के लिए इसकी सदस्यता खुली है। AIIB का मुख्यालय बीजिंग, चीन में, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग, चीन में। जो AIIB की स्थापना वर्ष 2015 में बीजिंग में की गई। अभी स्थापित कब हुआ, 2015 में बीजिंग में, ये ध्यान रखिए, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। AIIB के किसी भी अन्य सदस्य की तुलना में भारत के लिए अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं, तो इसमें भारत को अधिक ऋण दिए हैं। AIIB ने भारत में 6.7 अरब डॉलर की 28 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है। आरंभ में 70 से 80% परियोजनाओं को सह वित्त पोषित किया था, किंतु वर्तमान में परियोजनाओं की हिस्सेदारी अकेले AIIB द्वारा ही वित्त पोषित की जा रही है। ठीक है, चीन इस बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक और भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। तो ये पहला कथन सही है कि भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान इसके सदस्य नहीं है, ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर है हमारा सी। ठीक, अब 10 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की कमी और कमियां हो सकती है? पहला, लोकतंत्र के नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। सेकंड, लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है क्योंकि ये चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। लोकतंत्र में उग्र या गैर जिम्मेदार निर्णय की संभावना बढ़ जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 3, C केवल 1, D 1, 2 और 3। तो कौन सा सही है? तो हम देखते हैं। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र केवल यह सुनिश्चित करता है कि लोग अपने बारे में स्वयं निर्णय लें। लोकतंत्र का मतलब होता है कि हम खुद निर्णय लें। ठीक है, इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उसके सभी निर्णय अच्छे ही होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे निर्णय सही हो, लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन निर्णयों में लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने में विलम्ब होता है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा लोगों को भागीदारी करेंगे निर्णय में तो निर्णय लेने में देर होगी। यह भी सत्य है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार महत्वपूर्ण फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जल्दी जल्दी चुनाव होते हैं तो इससे क्या होता है, एक सा काम नहीं हो पाता। लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है क्योंकि ये निर्वाचन में अत्यधिक खर्च, राजनीति के अपराधीकरण आदि कारण चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित होता है। ठीक है, तो पहला भी सही है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता उत्पन्न होती है। सेकंड भी जो हमारा है सही है। ठीक है, लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है क्योंकि चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और विचार विमर्श है। लोकतांत्रिक निर्णय में सदैव लोग शामिल होते हैं, साथ ही निर्णय चर्चा और बैठकों के माध्यम से लिए जाते हैं। यदि किसी एक विषय में अनेक लोगों की सोच शामिल हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसमें कुछ अधिक समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों पर थोड़ा समय लेकर निर्णय करने के अनेक लाभ भी हैं। इसमें ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेदार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना में वृद्धि करता है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो गलत है कि लोकतंत्र में उग्र और गैर जिम्मेदार निर्णय की संभावना बढ़ जाती है। कि विचार विमर्श आपस में बात कर रहे निर्णय लिए जाते हैं तो गैर जिम्मेदार फैसले लेने की संभावना घटती है। ठीक है, बढ़ती नहीं है। तो थर्ड गलत है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, 1 और 2। तो आज हम 10 क्वेश्चन करते हैं। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये कैसा लग रहा है, क्या ये कंटिन्यू करना चाहिए। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय।